हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज जो है बेटा वो हम फर्स्ट एफएलपी है जो हमारा ग्रैंड 1 था उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल आर मेंटेन कांस्टेंट विच ऑर्गेनेल इज इंपॉर्टेंट। देखो बेटा आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है वो मेंटेन करती है एक ऑर्गेनेल है, उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम सेल्फ ईटिंग करती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जरूरत से ज्यादा होती है और हमारी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद होती है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। आप अगर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करने से कोई जो है आपको जिम करते हैं तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन फिर अगर आप जिम करना छोड़ देते हैं या एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो आपकी जो एनर्जी की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया आपके अंदर इंक्रीज हुए थे, जैसे जैसे आप ये फिजिकल वर्किंग कम करना शुरू कर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम जो है वो उसकी सेल्फ ईटिंग कर जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को आप ऑटोफेगी का नाम देते हो, ऑटोफेगी का नाम देते हो। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4। सब सेलुलर स्ट्रक्चर, सब सेलुलर से क्या मुराद होता है? सब सेलुलर से मुराद होता है इनसाइड द सेल। यानी आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बताना है जो सेल के अंदर है, इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है ना, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल वो होता है बेटा। ये बेसिकली इनसाइड द सेल का मतलब है कि ये किसी ऑर्गेनेली की बात हो रही है, ऑर्गेनेली की। ठीक है ना। अदरवाइज डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर भी करता है और लीवर के जो सेल्स होते हैं इनको हेपेटोसाइट्स कहते हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ये ऑर्गेनेली का सब पार्ट है। लेकिन बात यहाँ सब सेलुलर स्ट्रक्चर की हो रही है, यानी यहाँ बेसिकली बात ऑर्गेनेली की हो रही है। तो हमारा आंसर जो है वो बेटा बनेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन मीन आप देखें कि ये जो है ये अमोनिया को जो है वो यूरिया में कन्वर्ट करना, ये डिटॉक्सिफिकेशन है। ये एसईआर के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो ये काम करते हैं, यूरिया साइकिल। डेल्टा बनेगा द मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल स्पेशली एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। देखें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली वो आएगा, देखें जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, ये दो चीजें करते हैं। ये करते हैं राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके अंदर भी राइबोसोम होते हैं। अब इसका जवाब राइबोसोम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है ये। ठीक है ना, इसके अंदर तो कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो बात तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली की हो रही है। तो ये जो है बेटा ये आर के ऊपर जो है ये आप जानते हो कि यहां पर राइबोसोम अटैच होते हैं और ये जो है वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है ना, ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो हमारा आंसर बनेगा डेल्टा, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या काम नहीं होता? मॉडिफाई करना होता है। बिल्कुल ये मॉडिफाई करता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स जो है ये बनाता है। इसी तरह सेल सेक्रेशन इसका काम है और लाइसोसोम ऑर्गेनेली बनाना भी गोल्जी ऑपरेटर्स का ही काम होता है। लेकिन जो लिपिड और प्रोटीन प्रिपरेशन है ये नहीं है। देखो लिपिड प्रिपरेशन होती है, ये फंक्शन होता है एसईआर का और ये वाला फंक्शन होता है आरईआर का प्लस राइबोसोम्स का। ये गोल्जी ऑपरेटर्स का नहीं होता। तो हमारा आंसर बनेगा डेल्टा। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज। देखो बेटा राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में बनते हैं। आप जानते हैं कि 3 तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, ये बात मैंने लेक्चर में भी बताई थी, टीआरएनए, ये दोनों बनते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। जबकि जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये बनता है न्यूक्लियोलस में, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो बनेगा बीटा। स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन यील्ड। देखो बेटा ये सारे के सारे स्टार्च भी, सेलुलोज भी और ग्लाइकोजन भी, ये सब के सब ग्लूकोज के बने होते हैं। दे आर मेड ऑफ ग्लूकोज। ये अल्फा का, ये भी अल्फा का, और ये जो है ना ये बीटा ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है। जबकि और बात अभी मैं बता दूं, स्टार्च में 2 चीजें होती हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये दोनों भी स्टार्च के ऊपर
ये दोनों भी ग्लूकोज के ऊपर ही मुश्तमिल होते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा बेटा चार्ली। विच वन इज पॉलीसेकेराइड एंड गिव द ब्लू कलर विद आयोडीन। देखें ब्लू कलर जो देता है वो स्टार्च देता है, लेकिन इसमें भी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जर्नल आ जाता है तो ब्लू कलर यही देगा, ब्लू देगा, और जो ग्लाइकोजन है वो रेड देता है। ठीक है, अच्छा अब जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। ये अभी जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये बना होता है अमाइलोज का और अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोज में जो स्ट्रक्चर होता है ये अल्फा 1,4 होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जबकि इसके अंदर जो है बेटा 1,4 और 1,6 बेसिकली इसमें ब्रांच होती है, ये स्ट्रेट होता है। अच्छा, ग्लाइकोजन के अंदर भी 1,4 और 1,6 ब्रांच होती है, ये स्ट्रेट होता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि आयोडीन के साथ इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। आपको पता है कि आयोडीन का जो कलर अमाइलोपेक्टिन के साथ होगा वो भी रेड होता है, मतलब अमाइलोपेक्टिन भी रेड देता है। इसमें जो अमाइलोज होता है ना, अमाइलोज, ये बेसिकली ब्लू कलर देता है। जर्नल आ जाता है स्टार्च तो आपने ब्लू ही लिखना है, ब्लू। लेकिन अगर अमाइलोज आता है तो ब्लू, लेकिन अगर अमाइलोपेक्टिन आता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से मैच करता है, इस वजह से वो जो है बेटा वो आपको ब्लू कलर देगा विद आयोडीन। बहरहाल हमारा आंसर बीटा है। मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन एंड द ऑर्गेनिज्म एंड द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन आर कास्ड बाय। देखो बेटा ये प्रोटीन की वजह से होती है मूवमेंट। यहां पर जो है ये स्पिंडल फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि इसका सबब होते हैं, और ये स्पिंडल्स फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। मैं प्रोटीन का नाम भी बता देता हूं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ठीक है ना, ये क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं एट द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फाइब्रस प्रोटीन, जितनी भी फाइब्रस प्रोटीन होती हैं वो वाटर इनसोलेबल होती हैं। और बातें भी बताता हूं, ये जो है ना बेटा वाटर इनसोलेबल भी होती हैं, ये नॉन क्रिस्टलाइन भी होती हैं, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी शो करती हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जानता हूं कि कुछ बच्चों का जो पेपर है वो कल ही है, मतलब कल है या परसों है, मतलब यकम को है या 2 तारीख को है, तो ये कुछ चीजें आपको रिवाइज करने में मदद करेंगी। फाइब्रस प्रोटीन नॉन क्रिस्टलाइन होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है, ये वाटर इनसोलेबल होता है। और इसकी कॉमन एग्जांपल्स में जैसे मायोसिन है, मायोसिन प्रोटीन है, आपने नाम सुना होगा सिल्क प्रोटीन का, कैरेटिन प्रोटीन का आपने नाम सुना होगा, ये सारी के सारी इसी के अंदर आ जाती है। ओके, देन विच लेवल ऑफ द मायोग्लोबिन। देखिए बेटा मायोग्लोबिन के अंदर सिंगल चेन होती है, और सिंगल चेन स्ट्रक्चर सिर्फ टर्शरी तक जा सकता है, ये ठीक है, क्वाटरनरी तक नहीं जा सकता, क्योंकि इसके हासिल करने के लिए एटलीस्ट 2 चेन विद 2 स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है कि 2 चेन और 2 अलग अलग स्ट्रक्चर वो बनाएं और फिर आपस में अटैच हो, तो वो कॉटनरी। देखिए आप मायोग्लोबिन तो एक सिंगल चेन स्ट्रक्चर है जो कि टर्शरी प्रोटीन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये प्राइमरी भी बन सकता है, सेकेंडरी और टर्शरी भी तक जा सकता है। देन इनिबिटर विच ब्लॉक द एक्टिव साइट। देखो बेटा एक्टिव साइट के ऊपर सिर्फ एक ही इनिबिटर अटैच होता है, उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ये आप देख सकते हो, ये जो इनिबिटर है बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ही सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करता है कि वो जेन्युइन सबस्ट्रेट के साथ जेन्युइन एक्टिव साइट के ऊपर जाकर अटैच हो जाए। एपो एंजाइम, आप जानते हैं कि एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, एक उसका प्रोटीन पार्ट होता है, ओनली प्रोटीन पार्ट, दिस विल कॉल एपो एंजाइम। जब को एंजाइम या को फैक्टर इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें प्रोटीन पार्ट प्लस को फैक्टर इसमें आ जाएगा,
तो इसको अब ये एपो नहीं रहेगा, अब आप इसको होलो एंजाइम बोलोगे, और ये एक्टिव होता है जबकि ये इनएक्टिव होगा। तो कोफैक्टर इसका जवाब आ जाएगा। प्रोटीन एपो एंजाइम तो सिर्फ प्रोटीन वाला हिस्सा है, कोफैक्टर अटैच हो जाएगा तो फिर ये द स्टेप वेयर द एटीपी प्रोड्यूस इन द ग्लाइकोलाइसिस। देखो बेटा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा तो उससे हासिल होने वाला जो इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है वो अटैच हो जाएगा एडीपी के साथ और वो तब्दील हो जाता है एटीपी में। तो यहां पर एटीपी बनता है, एक तो एटीपी यहां बनता है और एक आखिरी स्टेप होता है फास्फो इनोल पायरोवेट, जब पायरोवेट में बदलेगा एक एटीपी यहां बनता है। मतलब क्योंकि ये स्टेप दो दो दफा होते हैं तो ये तादाद में दो दो दफा बनेंगे। तो ये 2 स्टेप होते हैं पूरे ग्लाइकोलाइसिस में जहां एटीपी बनता है। तो आंसर बनेगा हमारा चार्ली। इन द यूनिवर्सल प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इन दैट अलो द सेल टू हार्वेस्ट द मैक्सिमम यूजेबल एनर्जी। के बेटा वो रेस्पिरेशन है। आप जानते हैं कि एक ग्लूकोज अगर एरोबिकली मुकम्मल ब्रेक हो जाए तो वो यूकैरियोट्स में 36 एटीपी देकर जाता है, 36 एटीपी प्रोड्यूस करता है जब उसकी ब्रेकेज एरोबिक ब्रेकडाउन होती है। ये इसका नेट गेन होता है। ठीक हो गया, तो आंसर बनेगा चार्ली। देन हाउ मेनी G3P? G3P स्टैंड फॉर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो है ना इसके 6 मॉलिक्यूल बनते, 3 कार्बन डाइऑक्साइड ये जब रुबिस्को के साथ अटैच हो तो इसको 6 मिलते हैं। एक जो इसका मॉलिक्यूल होता है ना, ये देखो लिखा हुआ है 1 मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाफ ग्लूकोज में, जिसको आप ट्राइयोज का नाम देते हो, 1 ट्राइयोज बना देता है और इसके 5 मॉलिक्यूल रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो 5 मॉलिक्यूल जो है बेटा 5 इसके RUBP के अंदर जो है वो कन्वर्ट होंगे। चल आंसर हमारा बनेगा बीटा। देन 16 मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर इन। देखो बेटा मोस्ट डाइजेशन जो फैट की डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती ही स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट है। वजह क्योंकि इसको डाइजेस्ट करता है लाइपेज और ये आता है पेनक्रियास से, और पेनक्रियास अपनी ये सेक्रीशन ड्यूडिनम में डालता है। तो यानी इसकी डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से। हमारा आंसर बनेगा डेल्टा। डिस्क्राइब द लेबलिंग इन द गिवन ग्राफ। देखो बेटा मैंने लेक्चर में बड़ी डिटेल से मैंने बताया, यूट्यूब पे मेरा लेक्चर भी अवेलेबल है। ये वाला जो हिस्सा ना ये होता है -70 मिलीवोल्ट, इसको कहते हैं, ये बेसिकली होता है पोलराइज्ड पार्ट, पोलराइज्ड, क्योंकि ये इस टाइम में रेस्टिंग के अंदर होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल अटेन करता है। जबकि ये जो बी वाला हिस्सा है ये बेसिकली इसका है डीपोलराइजेशन वाला हिस्सा, डीपोलराइजेशन वाला हिस्सा है, और ये होता है +50 मिलीवोल्ट। ठीक है ना, यहां पर आप इसको लिख सकते हो +50 मिलीवोल्ट। अच्छा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जिसको ये इसने सी लेबल किया, बेसिकली ये होता है रीपोलराइजेशन। वजह मैंने बताई थी, ये पोटाशियम इफ्लक्स की वजह से होता है। ठीक है, ये है रीपोलराइजेशन। इसी तरह ये जो डी है दिस विल कॉल द हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है ना, मैंने इसकी वजह भी बताई थी, देयर इज द एक्सेस लीकेज ऑफ पोटाशियम, ये इसकी रीजन थी। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो ए में पोलराइज, डी पोलराइज, रीपोलराइज एंड हाइपर पोलराइज। तो ये जो बी है हमारा ये ठीक आंसर बनेगा, आंसर बनेगा बीटा। जाइमोजन सेल, जाइमोजन जो सेल होते हैं बेटा इनको चीफ सेल भी कहा जाता है। दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक और ये पेप्सिनोजिन पैदा करते हैं। बीटा रिलीज ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय। देखो बेटा पेनक्रियाटिक जूस जो है ना ये डेफिनेटली पेनक्रियास से पैदा होता है और ड्यूडिनम के अंदर
एक हार्मोन पैदा होता है, उसको कहते हैं सेक्रेटिन। ये सेक्रेटिन पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है कि वो पेनक्रियाटिक जूस पैदा करे। तो हमारा आंसर बनेगा बीटा। व्हाट इज द कॉमन अमंग अमाइलेज, रेनिन एंड द ट्रिप्सिन, दे आर प्रोड्यूस इन द स्टमक। बिल्कुल गलत। जो रेनिन होता है ये दो तो ठीक है, लेकिन ये जो ट्रिप्सिन है ये पेनक्रियास से पैदा होता है, ठीक है ना। तो ये बात तो ठीक नहीं हुई। रेनिन और अमाइलेज, अमाइलेज भी पेनक्रियास से पैदा होता है और ये पैदा होता है स्टमक से। ओके, दे आर लोअर देन 7 pH, गलत। ये बेसिक मीडिया में काम करते हैं, इन्वायरमेंट, तो एसिडिक में तो काम ही नहीं करते। दे ऑल आर प्रोटीन, ये बात ठीक है। प्रोटीलिटिक होते हैं, ये भी नहीं, क्योंकि अमाइलेज एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो बनेगा चार्ली। प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग की, देखें स्टमक के अंदर जो है बेटा वो एक ग्लैंड पाया जाता है, उसको वो एक लेयर होती है, उसको कहते हैं म्यूकस, म्यूकोसा लेयर। ये म्यूकस पैदा करती है, इसके अंदर एक ग्लैंड होता है म्यूकस पैदा करने वाले, ठीक है ना। जो गोबलेट ग्लैंड उनको कहा जाता है, गोबलेट सेल्स या गोबलेट ग्लैंड, ये म्यूकस पैदा करते हैं जिसका काम ही है प्रोटेक्शन करना, ठीक है ना, ये प्रोटेक्शन करना। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो बनेगा डेल्टा। एंटीरियर रीजन विच थ्रू द एसोफेगस दैट विल कॉल द स्फिंक्टर। देखो बेटा यहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, यहां पे इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल दिल के करीब होता है, कार्डियक स्फिंक्टर, या इसको अपर एसोफेगल स्फिंक्टर भी कहा जाता है, अपर एसोफेगल स्फिंक्टर भी इसको कहते हैं। तो बेटा यहां पर बनेगा ये कार्डियक रीजन, आंसर बनेगा बीटा। विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एसेंट ऑफ सैप। देखो बेटा एपोप्लास और सिम्प्लास पाथवे का एसेंट ऑफ सैप से कोई ताल्लुक नहीं है। फ्लोएम सैप जो होता है, फ्लोएम का जो सैप होता है वो वाटर प्लस सक्रोज के ऊपर मुश्तमिल होता है। अ प्लांट सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू द, देखिए बेटा एक प्लांट का सेल पता कब बनेगा, से ये सेल है जब ये वाटर को गेन करेगा, वाटर को, तो तब ये ऐसे फूल जाएगा। दिस विल कॉल द टर्जिड, ये अब टर्जिड हो चुका, ठीक है ना, वाटर गेन करने के बाद। तो दिस विल कॉल द एंड ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो है वो बनेगा चार्ली। ड्यूडेन रिसीव द ओपनिंग ऑफ, देखो बेटा यहां पर कॉमन बाइल डक्ट आती है ना, ये आपको दिखाई दे रही है कॉमन बाइल डक्ट। बेसिकली यहां बाइल प्लस पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों मिलती हैं तो ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, और फिर ये जाके फिर ये ओपन अप होते हैं। देखिए ना ये वाली जो डक्ट है ना ये है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये वाली डक्ट है ये बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है। ये दोनों आकर यहाँ ये कॉमनली अटैच होते हैं यहाँ पर। तो ये मतलब सारे लिवर से जो इकट्ठी कर रही है ना बाइल, वो बाइल डक्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। कॉमन बाइल डक्ट बेसिकली वो होती है जो कि पेनक्रियाज और इसकी आपस में मैचअप कर रही है, तो इसलिए इसका ज्यादा सुटेबल आंसर ये है। द फाइनल हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकराइड, डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड अकर इन, ये जेजुनम के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इनको फाइनल डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन डाइजेशन। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, देखो बेटा नाइट्रोजन जो होता है ना ये क्लोरोफिल का जो पोरफायरिन रिंग होता है, इसके अंदर 4 रिंग पाए जाते हैं, 1 2 3 और ये 4, 4 पायरोल रिंग होते हैं। ये रिंग कहलाता है पायरोल, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि उसके हेड के अंदर होता है, ठीक है ना। तो अब आप इसको लिख सकते हो बेटा कि ये इस, और ये सारे का सारा क्योंकि पोलर होता है, ये पोलर होता है, पोलर होता है, इसलिए इस हिस्से को आप हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हो। इसकी जो टेल होती है ना फाइटोल, ये हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। तो मतलब उसके हाइड्रोफिलिक पार्ट के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। बड़ा सिंपल है बेटा, क्लोरोकैरोटीनाइड लाइट को जो एब्सॉर्ब करते हैं वो क्लोरोफिल बी को देते हैं, और क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफिल ए को दे देता है। पायरोवेट मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज, पायरोवेट जो होता है ना ये बेटा ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। यहां पर ये इसकी होती है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये क्या करता है, रिलीज करता है
इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ये ले लेता है ये और बदल जाता है इसमें NADH में। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा NAD इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। इसकी जो हुई है ना वो हुई है रिडक्शन, क्योंकि इसने तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जबकि पायरुवेट की हुई है ऑक्सीडेशन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली है। तो इसलिए स्टेप को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है बेटा वो इसमें बनता है और NAD, और इसको ऑक्सीडाइज जिसने किया वो NAD ने किया, क्योंकि खुद वो रिड्यूस हुआ, इसको उसने ऑक्सीडाइज किया। मोस्ट ऑफ द रेट्रोवायरसेस कैन अफेक्ट ओनली दोज होस्ट सेल दैट पोसेस CD4 हेल्पर। जो टी सेल्स होते हैं ना उनके अंदर ये CD4 रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पाइक्स, जो HIV की स्पाइक्स इसके ऊपर जाकर अटैच होती है। At the end of the HIV infection, new capsid assembled around the viral RNA and attach the reverse transcript and budded off from the host cell membrane। और ये जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन होती है ये वायरस की जो है वो इनवेलप बन जाती है। ये क्या बन जाएगी? इनवेलप। हमारे इसको क्वेश्चन का आंसर बनेगा बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन बोथ बैक्टीरिया एंड वायरस? दोनों में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। हर्पीस वायरस जो है बेटा ये DNA इन्वेलप्ड होता है, और जबकि HAV जो होता है ये RNA इन्वेलप्ड होता